नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सहकार से समृद्धि के विजन को प्राप्त करने का प्रयास जारी। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रभु ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को सौंपा। अमित शाह ने समिति को संशोधित मसौदा तैयार करने का दिया निर्देश। जुलाई 2023 में नई सहकारिता नीति की घोषणा होने की संभावना। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने गिनाए विकास कार्य। पशुओं की सेहत को बताया सरकार की प्राथमिकता। कहा केंद्र ने पशुओं के टीकाकरण के लिए किया 13,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के 30वें स्थापना दिवस का शानदार समापन। विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर ये व्याख्यान। अकादमी ने पहली बार अपने संविधान में संशोधन करते हुए वैज्ञानिकों के साथ किसानों, कृषि उद्योग और मीडिया को भी बताया रणनीतिक साझेदार। जम्मू कश्मीर के भद्रवा में आयोजित 2 दिवसीय लैवेंडर उत्सव का समापन। जम्मू संभाग के अनेक छोटे और सीमांत मक्का किसानों ने लैवेंडर की खेती कर लिखी विकास की नई गाथा। लैवेंडर पौधों और तेल की बिक्री से किसानों ने अर्जित की 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय। और अब समाचार विस्तार से। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय स्तर की समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रभु ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के दौरान समिति के सदस्यों ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री को मसौदा नीति के उद्देश्यों, विजन और मिशन के साथ साथ संरचनात्मक सुधारों और शासन, वाइब्रेंट आर्थिक संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियों के लिए समान अवसर, पूंजी के स्रोतों, प्राथमिकता वर्षों को शामिल करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग, अप स्किलिंग और प्रशिक्षण, स्थिरता और कार्यान्वयन योजना सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को प्राप्त करने और नई नीति के माध्यम से जमीनी स्तर पर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के बारे में समिति सदस्यों का मार्गदर्शन किया। अमित शाह ने मिले मार्गदर्शन के अनुसार समिति एक संशोधित मसौदा तैयार करेगी। राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों आदि सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद जुलाई 2023 में नई सहकारिता नीति की घोषणा होने की संभावना है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने प्रेस वार्ता की। रुपाला ने कहा कि 2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। परषोत्तम रुपाला ने कहा कि पहली बार ग्राम पंचायतों को मोदी के नेतृत्व में मजबूती मिली है। सारे देश को इसी 9 साल में जिस बदलाव पे नाज है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा लोकतंत्र का पहला पत्थर जो है वो ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत को मजबूती देने का अगर मेरे शब्दों में मैं कहूं तो पहली बार प्रयास करने का यश मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहूंगा। ग्राम पंचायत को भारत सरकार के साथ सीधा जोड़ने का, उसको आर्थिक मदद करने का और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से करने का। आज हर ग्राम पंचायत को नियमित रूप से भारत सरकार से निश्चित की हुई राशि बिना किसी झंझट से मिल रही है। पशु टीकाकरण के बारे में परषोत्तम रुपाला ने कहा कि इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन मोदी सरकार ने किया है। कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया। उससे 1 साल पहले देश के सारे पशुओं को वैक्सीनेट कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये दोनों ऐसे बिंदु हैं, मोबाइल वेटरनरी यूनिट सारे देश के लिए और
वैक्सीनेशन सारे देश के पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से 13,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन करके राज्य सरकारों के साथ मिलकर हमारे पशुधन में जो प्रमुख डिजीज है, मुंह पका, खुर पका, पीपीआर, इन सबको मिटाने के लिए और देश के सारे पशुधनों के स्वास्थ्य को देखने का और उसी पर अमल करने का ये भी दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी के द्वारा लिया गया था। जम्मू कश्मीर के भद्रवा में आयोजित 2 दिवसीय लैवेंडर उत्सव सोमवार को समाप्त हो गया। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने अपने एक सप्ताह का प्रयोगशाला अभियान के एक हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को उत्सव का शुभारंभ किया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भद्रवा को भारत की बैंगनी क्रांति का जन्मस्थान और कृषि स्टार्टअप का गंतव्य बताया। CSIR अरोमा मिशन CSIR की एक प्रमुख परियोजना है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर क्षेत्र के समशीतोष्ण क्षेत्रों में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि आधारित स्टार्टअप विकसित करना है। इस परियोजना की केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सीधे निगरानी की जा रही है। जम्मू संभाग के समशीतोष्ण क्षेत्र में अनेक छोटे और सीमांत मक्का किसानों ने लेवेंडर की खेती को सफलतापूर्वक अपनाया है। किसानों ने लेवेंडर सूखे फूलों, लेवेंडर के पौधों और लेवेंडर तेल की बिक्री से वर्ष 2018 से 2022 के बीच 5 करोड़ रुपए से अधिक आय अर्जित की है। कुछ दिनों से मौसम की आंख बिजली के खेल से किसान असमंजस में पड़े हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मानसून के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ये जानकारी सोमवार को कानपुर में स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि 4 जून को केरल के तट से मानसून के टकराने का अनुमान था, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक मानसून के केरल के तट से टकराने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इसका असर फसलों की बुआई पर भी पड़ेगा, जिससे किसानों को नुकसान हो सकता है। कहते हैं कि खेती अगर वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो किसान 2 गुना लाभ कमा सकते हैं। इसी की एक बानगी इन दिनों तेलंगाना में देखने को मिल रही है। यहाँ किसान प्रौद्योगिकी को अपनाकर उन्नत खेती कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच कृषि क्षेत्र में कम होते भूमिगत जल को सहेजने और कम पानी में अधिक उत्पादन लेने की कृषि तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप की थीम को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने आए राजस्थान के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि प्रसार डॉक्टर राजेंद्र सिंह खीचड़ से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। भारत सरकार मिशन मोड पर काम करते हुए जल है तो कल है इसी थीम को लेकर काम कर रही है और इस दिशा में कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं। अभी भारत सरकार द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट आगे लेकर राज्य के साथ समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें चर्चा सत्र भी आयोजित हो रहे हैं। अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश राजस्थान से कृषि से जुड़े अधिकारी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं किस तरह राजस्थान में इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है और जल संरक्षण की मुहिम के जरिए जन भागीदारी बढ़ाई जा रही है। अगर देखें राजस्थान सूखा प्रदेश है और यहाँ पर पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में भारत सरकार का पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट कितना सार्थक लग रहा है आपको? देखिएगा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो इससे ज़्यादा बड़ी प्रोग्राम कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जल भी सीमित है। हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है कल्टीवेशन के लिए और हर बूंद को सहेज के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी लेना है। तो भारत सरकार की पर ड्रॉप मोर क्रॉप हमारे 33 के 33 जिलों में चल रही है और
हर साल हम एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अभी तक पोटेंशियल की बात करें तो पूरे राजस्थान में करीब 82 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, जिसमें से करीब 18 लाख हेक्टेयर में हमने माइक्रो इरिगेशन किसानों को अनुदान पे या राजकीय जो योजनाएं हैं उसमें प्रोवाइड करवाई हैं। तो अभी भी करीब 60-65 लाख हेक्टेयर एरिया है जिसमें माइक्रो इरिगेशन या सिंचाई की जो समुचित तकनीक है वो पहुंचानी है। जन भागीदारी एक महत्वपूर्ण मसला होता है। पानी का संरक्षण करने के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है, पानी की महत्ता समझाना जरूरी है। ऐसे में आपका विभाग किस तरह काम कर रहा है और जन भागीदारी के जरिए सरकारी और सार्वजनिक प्रयास कितने महत्वपूर्ण है? देखिएगा, सारे स्टेक होल्डर्स आपस में एक साथ आएंगे तो ही योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सफल तरीके से होगा। उसमें विभाग के साथ साथ में सीधे जो काश्तकार जिनको फ़ायदा मिलना है वो, इसके साथ में जो सप्लायर साइड है, मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स, इन सब का हम समावेश करके अभी हमने कुछ गाँवों को सिलेक्ट किया जिसमें ग्रामीण लोगों और सप्लाई साइड को जोड़ के उनको कंप्लीट कवरेज में लिया। अब आगामी जो राज्य सरकार की माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत एक परियोजना तैयार की गई है जिसमें 24 क्लस्टर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, जिसका हमारा उद्देश्य है कि अगले 3 साल में उनको कंप्लीट माइक्रो इरिगेशन में तब्दील करेंगे। कोई सरफेस इरिगेशन नहीं, उगने क्यारियों से इरिगेशन होगा। भारत सरकार ने अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। कहीं न कहीं सरकार की सोच है कि जल को महत्व दिया जाए और राज्यों के स्तर पर इसमें सार्थक पहल की जाए। मंत्रालय बनने के बाद आपको कितना लगता है सार्थक इस कदम को आगे बढ़ाना? देखिएगा, मंत्रालय बढ़ना ही अपने आप में किसी चीज़ को फोकस कर रही है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस कर रही है और केंद्रीय सरकार फोकस करेगी तो डेफिनेटली राज्य सरकारें भी इसको फोकस करेंगी। तो संयुक्त निदेशक कृषि प्रसार राजेंद्र सिंह खीचड़, जिनका मानना है कि जल है तो कल है, और इसी थीम को लेकर न केवल वो काम कर रहे हैं बल्कि जल की एक एक बूंद को सहेजने के लिए राज्य स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। तो पर ड्रॉप और मोर क्रॉप के साथ काफ़ी काम किया जा रहा है। जल के संरक्षण के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है और साथ साथ आपको ये बताते चलें एक बार फिर कि वैज्ञानिक तरीके से किसान काफ़ी हद तक दोगुना लाभ कमा सकते हैं। किसान जब दोगुना लाभ पाएंगे तो उनका जो जीवन है वो भी काफ़ी बेहतर होगा और इसी की एक वानगी इन दिनों तेलंगाना में भी देखने को मिल रही है। कहते हैं कृषि को अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो किसान दोगुना लाभ कमा सकते हैं। इसी की एक वानगी इन दिनों तेलंगाना में देखने को मिल रही है। यहाँ किसान टेक्नोलॉजी को अपनाकर उन्नत खेती कर रहे हैं। ये हैं तेलंगाना के विकाराबाद जिले के किसान जो कीटनाशक छिड़काव के संचालन के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि ड्रोन कृषि को लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं। विशेष रूप से कीटनाशक छिड़काव के संचालन के लिए इसकी क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है। दरअसल खेती में मजदूरों की कमी की समस्या किसानों को लगातार परेशान कर रही है। किसानों को कभी कभी फसलों पर समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए श्रम शक्ति प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे फसल की उपज प्रभावित होती है। फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ड्रोन छिड़काव के लिए प्रति एकड़ केवल 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मानव श्रम से एक दिन में केवल 2 से 3 एकड़ भूमि पर ही कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है, जबकि यदि मानव श्रम के स्थान पर ड्रोन का उपयोग किया जाता है तो स्प्रे करने के लिए 15 से 20 मिनट। कीटनाशक का छिड़काव एक समान मात्रा में और एक समान ऊंचाई पर किया जा सकता है। खेती की लागत कम हो जाती है और लाभ ड्रोन के उपयोग से बढ़ जाता है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किसानों के लिए आसान है, क्योंकि कृषि श्रमिकों की कमी है। हमने किसानों को छिड़काव के संचालन के लिए ड्रोन में रोपिंग के फायदों के बारे में समझाया है। वे उन क्षेत्रों में भी बहुत उपयोगी हैं जहां वर्षा का पानी कम है। मैंने इसके संचालकों की मदद से ड्रोन का उपयोग अरहर की फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किया है। मैं केवल एक दिन में छिड़काव पूरा कर पाया और यह लागत प्रभावी भी है। कृषि और किसान तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करें, और इस दिशा में तेलंगाना के किसानों के प्रयास सराहनीय हैं और काबिले गौर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव, आइए जान लेते हैं।
इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले ओडिशा की अटाबीरा मंडी में धान की सबसे ज्यादा आवक रही। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 3 जून को धान का भाव रहा 1,800 रूपए। 5 जून को इसके भाव में 50 रूपए की तेजी आई और भाव 1,850 रूपए पर जा पहुंचा। जबकि गुजरात की देहगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 जून को धान का भाव था 1,925 रूपए। 5 जून को इसके सौदे 25 रूपए लुढ़क कर 1,900 रूपए पर हुए। हालांकि केरल की पुल्लपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 5 जून को धान 2,060 रूपए पर बिकी। वहीं बात ओडिशा की करे तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अटाबीरा मंडी में धान की आवक राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही। भाव की बात करें तो अटाबीरा मंडी में 3 जून को धान का भाव रहा 2,040 रूपए। 5 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,040 रूपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में 3 जून को धान का भाव था 4,150 रूपए। 5 जून को इसके भाव 350 रूपए गिरकर 3,800 रूपए पर हुए। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 ही थी। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डाली तो 5 जून को राजकोट, करवी और गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं फिरोजाबाद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 जून को अरहर का भाव था 8,500 रूपए। 5 जून को इसके भाव में 250 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,750 रूपए पर। हालांकि राज्य की जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 5 जून को अरहर 7,800 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 3 जून को यहां अरहर का भाव था 6,800 रूपए। 5 जून को इसके सौदे 10 रूपए लुढ़क कर 6,820 रूपए पर हुए। वहीं गाजियाबाद मंडी में 3 जून को अरहर का भाव रहा 7,500 रूपए। 5 जून को इसके सौदों में 200 रूपए की तेजी आई और भाव 7,700 रूपए पर जा पहुंचा। बात करवी मंडी की करे तो यहाँ 3 जून को अरहर का भाव था 7,100 रूपए। 5 जून को इसके भाव 50 रूपए चढ़कर 7,150 रूपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करे तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
इपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। कर्नाटक में उड़द की बुआई कर ले, उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, उड़द के खेत से खरपतवार निकाले। किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं, मूंग के खेत से घास फूस निकाल ले, मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। इसके साथ ही सोयाबीन की बुआई करें, सोयाबीन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक में ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने की रुपाई करने का समय सही है। किसान टमाटर की बुआई कर ले, वहीं आम की रुपाई कर सकते हैं। इस समय तरबूज के बागों की देखभाल करें। कर्नाटक में मूंगफली की खुदाई कर ले। केरल में धान की रुपाई कर सकते हैं। किसान धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं नारियल की रुपाई कर ले, नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। अभी नारियल में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है, ऐसे में नारियल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा केले के बागों में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। केले की रुपाई करें। साथ ही मौसम को ध्यान में रखते हुए ही लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में सुपारी के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच कर रही है। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यूपीए सरकार के दौरान 2008 में हुए एम्ब्रेयर भ्रष्टाचार मामले में हथियारों के सौदागर अरविंद खन्ना, वकील गौतम खेतान और व्यवसायी अनूप गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
भारत दौरे पर आए जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियन ने राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल के ढहने के मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। रविवार को नदी पर बन रहा पुल भरभरा कर गिर गया था। सूरीनाम में आधिकारिक व्यवस्थाओं के बावजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी पारामारिबो में बच्चों के साथ कुछ समय बिताया। इन बच्चों ने राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इन बच्चों को भारत में बनी चॉकलेट दी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा खुलेआम फायरिंग की गई। इस एक घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा गुंटूर जिले के वट्टीचेरुकुरु गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर के पलटने से हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 8 अन्य घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नाव पलटने से 5 युवक डूब गए। बोटिंग करते वक्त तेज आंधी आने से नाव पलट गई, जिसमें 5 युवक गहरे पानी में डूब गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।